हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर आपको बिना देरी के बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। जहाँ भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर बौखलाया ग्लोबल टाइम्स, चीन से तुलना कर उड़ाया मजाक। बता दें, भारत अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए तीसरे विमान वाहक पोत को बनाने जा रहा है। इस बात से चीन को मिर्ची लग गई है। चीन ने अपने कागजी ड्रैगन ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। चीन पर एक छत्र राज करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो बात खुलेआम नहीं कह सकती, उसे वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए सामने रखती है। इसी ग्लोबल टाइम्स ने भारत के तीसरे विमान वाहक पोत को लेकर खूब बयानबाजी की है। उसने उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे को विमान वाहक पोत निर्माण से जोड़कर तंज भी कसा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इस पिट्ठू अखबार ने लिखा है कि चीन किसी भी देश का दुश्मन नहीं है जब तक उसे उकसाया ना जाए। उसने अपने नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से भी भारत के विमान वाहक पोतों की तुलना की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत कथित तौर पर चीन का मुकाबला करने के लिए अपना दूसरा स्वदेशी विमान वाहक हासिल करने के लिए तैयार है। उसने चीनी सैन्य विश्लेषकों के हवाले से लिखा कि अपने खुद के विमान वाहक पोत को बनाने में सक्षम होना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चीन का मुकाबला करने के लिए उसका निर्माण करना भारत के सुरंग दृष्टि को दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स ने ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए कहा कि भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद से शुक्रवार को देश के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के अधिग्रहण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसकी कीमत लगभग $4.8 बिलियन है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों, भारत के तीसरे विमान वाहक पोत पर जिस प्रकार से ग्लोबल टाइम्स भड़कते हुए अपने से तुलना करके भारत का मजाक उड़ाया है दोस्तों, अब ऐसे में हर भारतीयों का जवाब क्या होगा चीन को बताइएगा जरूर। लेकिन चाइना को शायद अब ये नहीं पता कि बस कुछ ही दिनों की दूरी है और चाइना से भी आगे निकल जाएगा अपना भारत। अगर आप भी मानते हैं ऐसा है और होगा, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां कश्मीर के इस गांव में आजादी के 76 साल बाद पहुंची बिजली, रोशन हुआ एलओसी से सटा इलाका। बता दें, आजादी के 76 साल बाद भी कश्मीर की बेहद सुंदर गुरेज घाटी बिजली से अछूती थी, यानी आज तक यहाँ बिजली नहीं पहुंची थी। सरकार ने तमाम बाधाओं को पार कर यहाँ भी बिजली पहुंचा दी है। पहली बार जब गुरेज घाटी को बिजली की सौगात मिली तो लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं था। लोगों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये इस घाटी के आम लोगों को जीवन जीने का एक अलग तरीका प्रदान करेगी। गुरेज को भारत में सर्वश्रेष्ठ ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में नामित किया गया था। हाल के वर्षों में इस डेस्टिनेशन ने दुनिया भर के पर्यटकों से भारी प्रतिक्रिया प्राप्त की है, लेकिन ये घाटी अब तक बिजली के लिए तेल जनरेटर पर निर्भर थी और अंततः अब बिजली ग्रिड से जुड़ गया है। गुरेज कश्मीर घाटी का एकमात्र क्षेत्र था जो बिजली ग्रिड से नहीं जुड़ा था। सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण गुरेज घाटी शेष दुनिया से कटी रहती है। इस समस्या को दूर करने और पूरे वर्ष सड़क संपर्क को खुला रखने के लिए सरकार आक्रामक रूप से काम कर रही है। इसे बिजली ग्रिड से जोड़ने पर क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों द्वारा सरकार की सराहना की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा के रास्ते पर अमेरिका चलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीयों को ही फंसा दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने पन्नू का नाम लिए बिना दावा किया है कि उसने एक सिख अलगाववादी राज्य की वकालत करने वाले एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कथित साजिश को नाकाम कर दिया। अमेरिका ने जिस भारतीय नागरिक पर खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है उसका नाम निखिल गुप्ता है। अभियोग में दावा किया गया है कि निखिल गुप्ता को एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने इस काम के लिए कहा था। निखिल पर किराए पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि यह साजिश भारत से रची गई थी। अमेरिका की अदालत में पेश दस्तावेज में इस तथा कथित साजिश का शिकार होने वाले खालिस्तानी आतंकवादी का नाम नहीं दिया गया है। हालांकि आशंका है कि उसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जिसके पास कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि उसने साजिश के संबंध में अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं की जांच शुरू कर दी है। अभियोग का खुलासा होने के तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि उसने इस मुद्दे को भारत सरकार के साथ वरिष्ठ स्तर पर उठाया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों ने आश्चर्य और चिंता के साथ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि प्रतिवादी ने भारत से यही न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची, जिसने सार्वजनिक रूप से सिखों के लिए एक संप्रभु राज्य की स्थापना की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी धरती पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या के प्रयासों को
बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दोस्तों कुछ समय पहले कनाडा ने भी भारत पर यह आरोप लगाए। अब ऐसे में कनाडा की राह पर चलता नजर आ रहा है अमेरिका, और जिस प्रकार से भारतीय इस नागरिक पर आरोप लगाया गया है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है और साजिश क्या है उसका खुलासा बहुत जल्द होगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन भारत पर जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी इस पर क्या निजी राय होगी बताइएगा जरूर, लेकिन इसका भी जवाब जरूर मिलेगा। एक और खबर की बात करें जहां पर लाइव टीवी शो के दौरान पाकिस्तानी हिंदू सांसद का बनाया गया मजाक, कुंभ मेले को लेकर उड़ाई खिल्ली। बता दें भारत और पाकिस्तान एक साथ साल 1947 में आजादी के बाद अलग हो गए थे। एक तरफ भारत में जहां सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दिया गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान की नींव ही इस्लाम धर्म पर तैयार की गई थी। इसका नतीजा यह है कि आजादी के बाद जहां हिंदुओं की आबादी 20% थी, जो आज घटकर 1% से भी कम रह गई है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ की जाने वाली बदसलूकी, जो आज भी दिखाई देती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिंदू सांसद का लाइव टीवी शो के दौरान बाकी के मुस्लिम सांसद कुंभ मेले को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान का अज्ञात हिंदू सांसद लाइव टीवी शो के दौरान अपनी किसी घटना का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान शो में मौजूद दूसरे मुस्लिम शख्स ने कुंभ के मेले में बच्चे खो जाने वाली बात का मजाक उड़ाते हुए हिंदू सांसद की आस्था पर चोट की। इस पर हिंदू सांसद ने कहा कि वो ऐसा ना करें, वो धर्म को लेकर मजाक ना बनाए। इसके बावजूद शो के होस्ट समेत अन्य लोग मजाक बनाते दिखाई दिए। इस वीडियो का एक्स पर पाक अनटोल्ड नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां किम जोंग उन की हत्या की रची गई थी साजिश, अमेरिका भी था शामिल। जी हां, खुलासे से मच गया पूरी दुनिया में हड़कंप। बता दें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर दुनिया भर की निगाहें रहती हैं। उन पर आशंका रहती है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और तबाही ला सकते हैं। ऐसे में पावरफुल देशों ने उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के एजेंट्स ने किम जोंग उन को बायोकेमिकल वेपन के जरिए मारने की साजिश रची थी। इसी खुलासे से हड़कंप मच गया है। हालांकि यह प्लान सफल नहीं हो सका और किम जोंग उन जिंदा बच गए। इस विफल योजना की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि यह साजिश साल 2017 में रची गई थी। जब किम जोंग उन कुछ महीनों बाद CIA डायरेक्टर से मिले तो उन्होंने भी इसका मजाक उड़ाया था। द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के कुख्यात 2018 शिखर सम्मेलन से 2 महीने पहले CIA डायरेक्टर माइक पोम्पियो ने गुप्त रूप से उत्तर कोरियाई नेता से मुलाकात की थी। किम ने कथित तौर पर अपने अतिथि का स्वागत करते हुए कहा था कि मिस्टर डायरेक्टर, मैंने नहीं सोचा था कि आप आएंगे, मुझे पता है कि आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पोम्पियो ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था कि महोदय, मैं अब भी आपको मारने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि पता चला कि उत्तर कोरियाई तानाशाह मजाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि हत्या की साजिश से जुड़े एक करीबी सूत्र ने द डेली बिस्ट को बताया कि 2017 में किम शासन को उखाड़ फेंकने की एक सक्रिय योजना थी। जी हां दोस्तों, इस रिपोर्ट के आते ही अमेरिका तक में हड़कंप मच गया है। दोस्तों ऐसे में देखना ये होगा कि इस पर अमेरिका क्या जवाब देता है, लेकिन ये बहुत बड़ी रिपोर्ट, बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। अगली खबर की बात करें जहां महीनों बाद मणिपुर से आई बड़ी अच्छी खबर, सबसे पुराने अलगाववादी संगठन ने डाले हथियार। जी हां, मणिपुर में पिछले 7 महीने से चल रहे जातीय हिंसा को खत्म करने में केंद्र सरकार को उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के कई दौर के बाद मणिपुर के सबसे विद्रोही समूह बोले तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF ने बुधवार को दिल्ली में अस्थायी शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही इम्फाल घाटी में UNLF कैडेट्स ने हथियारों के साथ सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर देश को इस बारे में जानकारी भी दी। अमित शाह जी ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। पूर्वोत्तर में अस्थायी शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के अथक प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने कल नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर 9 मई की हिंसा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को हटाने की साजिश, पूर्व PM शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा दावा। बता दें पाकिस्तान में करीब 6 महीने पहले हुई हिंसा मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला और अभूतपूर्व हिंसा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को पद से हटाने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिए बिना कटाक्ष किया और कहा कि अभूतपूर्व हमलों के सूत्रधार राज्य के दुश्मन है। पाकिस्तान में चुनाव से चंद हफ्ते पहले शरीफ का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि नकदी संकट से जूझ रहे
पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी को होने हैं। बता दें कि इसी साल मई में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गुप्त राजनयिक केबल मामले में 71 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की प्रतिद्वंदी है। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका के चाय बागान क्षेत्रों में 10,000 मकान बनवाएगा अपना भारत। जी हां, श्रीलंका में अपनी आवासीय परियोजना के विस्तार के मद्देनजर भारत यहां के चाय बागान क्षेत्रों में और 10,000 मकानों का निर्माण करेगा। एक बयान के मुताबिक भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को भारतीय आवासीय परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत श्रीलंका के चाय बागान क्षेत्रों में और 10,000 मकानों के निर्माण के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को आकार देने के लिए राष्ट्रीय आवास विकास प्राधिकरण यानी NHDA और राज्य इंजीनियरिंग निगम यानी SEC ने 2 अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका मकसद जल्द से जल्द 10,000 मकानों का निर्माण करना है। इतना ही नहीं, आपको बता दें श्रीलंका का भारत समेत 6 देशों के पर्यटकों को बहुत बड़ा तोहफा लागू की ये नई स्कीम। क्या है वो स्कीम बता दें। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से श्रीलंका ने भारत समेत 6 देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा की सुविधा का तोहफा देते हुए नई नीति लागू कर दी है। इससे भारतीय पर्यटकों को तत्काल मुफ्त पर्यटक वीजा मिल सकेगा। आव्रजन एवं उत्तर प्रवासन विभाग ने यहाँ ये योजना की घोषणा की। ये सुविधा अक्टूबर से भारत, चीन, रशिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को मुफ्त में पर्यटक वीजा जारी करने के कैबिनेट के फैसले के बाद शुरू की गई है। कर्ज में फंसे द्वीपीय राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रयासों के तहत ये कवायद शुरू की गई है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चीन तैयार कर रहा आयरन आर्मी 7 से 25 साल के लिए एथलीटों को दे रहा सेना की ट्रेनिंग। बता दें, भारत का पड़ोसी मुल्क और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक चीन 7 साल से भी कम उम्र के सैकड़ों एथलीट्स को आर्मी की ट्रेनिंग दे रहा है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शंघाई शहर में लड़ने की अच्छी क्षमता पैदा करने के इरादे से 7 साल से कम उम्र के एथलीटों को आर्मी की ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है। शंघाई के खेल ब्यूरो ने जानकारी दी कि एथलीट चीनी सेना की मानकों की समझ और युद्ध भावना का गहराई से अध्ययन करेंगे। बता दें कि चीनी फुटबॉल टीमें पहले भी आर्मी की ट्रेनिंग से गुजर चुकी हैं, जो काफी हद तक प्रदर्शनात्मक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के मूल्यों को बढ़ावा देने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस साल कहा था कि चीन को वास्तविक मुकाबले के लिए अपनी तैयारी बढ़ानी चाहिए। इस सप्ताह ट्रेनिंग में भाग लेने वाली पुरुष जिम्नास्टिक टीम के मुख्य कोच हैं युक्सी याओ ने कहा कि उनके एथलीटों की आयु सीमा 7 से 25 वर्ष तक है। शंघाई खेल ब्यूरो की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार युक्सी याओ ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना बूढ़ा या जवान है, हर कोई इस अवसर को गहराई से संजोता है। अगली खबर की बात करें, जहां राजनाथ सिंह का सैन्य उपकरण निर्माताओं DRDO को बड़ा संदेश, गुणवत्ता की संस्कृति बनाए। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारतीय रक्षा निर्माताओं से सैन्य उपकरण एवं साजो सामान का उत्पादन करते समय गुणवत्ता की संस्कृति बनाने का आह्वान किया और इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए एक आवश्यक शर्त करार दिया। सिंह ने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करके ही भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण से देश को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के क्वालिटी कॉन्क्लेव के पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां सीरिया के गोलान हाइट्स के कब्जे से पीछे हटे इजराइल, इस प्रस्ताव पर भारत ने भी किया समर्थन। यूनाइटेड नेशन में पेश हुए इस प्रस्ताव का भारत ने जमकर किया समर्थन। बता दें, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें मांग की गई है कि इजराइल के कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट से हट जाएं। 91 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगली खबर बताते हैं, जहां दुनिया की शांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, सऊदी राजदूत का बड़ा बयान, फलस्तीन को लेकर एकजुट हुए अरब देश। जी हां, भारत में सऊदी अरब के राजदूत साले ईद अल हुसैनी ने मंगलवार को कहा कि अरब लीग को उम्मीद है कि भारत वैश्विक व्यवस्था में शांति और स्थिरता के समर्थन में प्रमुख भूमिका निभाएगा। अरब राज्यों की लीग ने मंगलवार को नई दिल्ली में फलस्तीनी दूतावास में फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, हमास के बिन लादेन के गढ़ पर हमले को तैयार इजराइल, आतंकियों से आर पार के मूड में नेतन्याहू। दरअसल इजराइल ने हमास का बिन लादेन कहे जाने वाले आतंकवादी यंधा सिनवार के गढ़ पर आखिर हमले की तैयारी कर ली है। इजराइल को शक है कि यंधा सिनवार अपने लड़ाकों और कई बंधकों के साथ गाजा के खान यूनिस में छिपा हुआ है। उन बंधकों में 10 महीने का इजरायली बच्चा कैफिर भी शामिल है। इजराइल ने खान यूनिस में रहने वाले फलस्तीनियों को वहां से पीछे हटने के लिए भी कह दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इजराइल जल्द ही खान यूनिस पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। इस हमले को हमास के
साथ 10 दिनों का शांति समझौता खत्म होते ही अंजाम दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें जहां तालिबान का बहुत बड़ा दावा, अगले कुछ दिनों में फिर खुलेगा नई दिल्ली का दूतावास। भारत ने क्या कहा बता दें। अफगानिस्तान से अमेरिका समर्थित सरकार को हटाए करीब 2 साल का वक्त बीत चुका है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अब भारत स्थित राजनयिक मिशनों को पर पूरा कंट्रोल लेने की खबरें भी सामने आ रही हैं। सरकारी टेलीविजन चैनल आरटीआई के साथ मंगलवार को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तालिबान को विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्टेकनजाई ने दावा किया कि भारत के मुंबई और हैदराबाद में हमारे वाणिज्य दूतावास काम कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। साक्षात्कार के दौरान शेर मोहम्मद ने डिटेल में ना बताते हुए कहा कि नई दिल्ली में दूतावास पिछले सप्ताह बंद हो गया था, लेकिन अगले कुछ दिनों में फिर खुल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां अमेरिका का सैन्य विमान जापान के पास समुद्र में हुआ क्रैश, 8 लोग थे सवार। बता दें अमेरिका के फाइटर जेट क्रैश हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान जापान के तट के करीब क्रैश हुआ है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार तट रक्षक बल ने कहा है कि 8 व्यक्तियों को ले जा रहा सैन्य विमान यूएस ऑस्प्रे बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना के प्रवक्ता ने एएफपी को बताया कि हमें आज दोपहर 2:47 पर सूचना मिली कि अमेरिकी सेना का ऑस्प्रे याकुशिमा द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि हमें यह भी सूचित किया गया कि जहाज पर चालक दल के 8 सदस्य थे, उनके बारे में फिलहाल कोई और जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इसी साल अगस्त महीने में कैलिफोर्निया में एक सैन्य अड्डे के पास एक अमेरिकी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटनाग्रस्त में पायलट की मौत भी हो गई थी। चलते हैं और खबर की तरफ जहां पाकिस्तान मालदीव मुस्लिमों का खलीफा बनना चाहते हैं एर्दोगन। तुर्की की चाल से भारत को बहुत बड़ा खतरा। बता दे भारत से किनारा करने वाले मालदीव के चीन समर्थक नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने अपने पहले विदेशी दौरे पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से मुलाकात की है। ये वही एर्दोगन है जो मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देख रहा है और सऊदी अरब के दोस्तों को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश में लगे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद एर्दोगन ने दावा किया कि इस यात्रा से दोनों ही देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होगा। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत पर अपने देश की निर्भरता को कम करने के लिए सबसे पहले तुर्की को यात्रा के लिए चुना है, जो पाकिस्तान का भी करीबी दोस्त है। विश्लेषकों का कहना है कि तुर्की को भारत में कम तर करके आंका जाता है, लेकिन उसके इरादे खतरनाक तरीके से नई दिल्ली के खिलाफ जा रहे हैं। अगली खबर बता दें जहां बांग्लादेश में छिड़ी अमेरिका बनाम रशिया की लड़ाई, शेख हसीना को बचाने में भारत की मदद में उतरे दोस्त पुतिन। बता दें बांग्लादेश में अगले साल जनवरी में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले तूफान मचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदरूनी मामले में विदेशी शक्तियां जमकर अपने दांव आजमा रही है। चुनाव से पहले बांग्लादेश में विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पिछले कुछ महीनों में कई हड़तालें और भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा उसने 28 और 29 नवंबर को राष्ट्रीय नाकाबंदी और हड़ताल का आह्वान किया है। विपक्षी पार्टी की प्राथमिक मांग यह है कि सत्तारूढ़ आवामी लीग की अध्यक्ष और देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दें और चुनावी धांधली को रोकने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन करें, जैसा कि पाकिस्तान में किया जाता है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। अब ऐसे में दोनों देशों के बीच तीखी नोकझोंक इस मुद्दे पर बहस की श्रृंखला में सबसे लेटेस्ट है। इससे पहले सितंबर में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बांग्लादेश की यात्रा के दौरान कहा था कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी वास्तव में तथा कथित इंडो पैसिफिक रणनीति का उपयोग करके क्षेत्र में अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और खबर की बात करें जहां पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिली बहुत बड़ी राहत, भ्रष्टाचार के 2 मामलों में किए गए बरी। बता दें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर मिली है। पाकिस्तान हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में बरी कर दिया है। नवाज शरीफ को 2018 में दोषी ठहराया गया था। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड संपत्ति और अल अजीजिया मामलों में अपनी सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक मियांगुल हसन औरंगजेब की पीठ ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में दोषी ठहराया गया था। साथ ही साथ बता दें पाकिस्तान ने अफगान राजनयिक को किया तलब, प्रमुख आतंकी के प्रत्यर्पण की रख डाली मांग। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अफगान राजनयिक मिशन के प्रमुख को तलब किया और कथित तौर पर उनके देश में छिपे एक प्रमुख आतंकवादी हाफिज गुल बहादुर के प्रत्यर्पण की मांग की। सेना ने सोमवार को कहा था कि रविवार को खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में आत्मघाती हमले के लिए बहादुर का समूह जिम्मेदार था। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां जब टनल मैन अर्नोल्ड डिक्स को ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दी बधाई तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ क्रिकेट में ही बेहतरीन नहीं है। बता दें उत्तरकाशी की टनल से 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा रहे इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड
स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिस्क ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम की बधाई पर जवाब दिया। अर्नोल्ड डिस्क ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की बधाई पर कहा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री, ये दिखाकर मुझे काफी खुशी हुई कि हम सिर्फ क्रिकेट में ही बेहतरीन नहीं है बल्कि हम दूसरे काम में भी अच्छी तरह से करते हैं। इसमें सुरंग में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भी शामिल है। दोस्तों वैसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के इस प्रधानमंत्री और टनल मैन अर्नोल्ड डिस्क को लेकर अगली खबर की बात करें, जहां सीएए पर अमित शाह ने दी ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती, कहा यह देश का कानून, इसे कोई नहीं रोक सकता। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल बुधवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धर्मतला में एक सार्वजनिक रैली में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वो कभी विकास कर सकता है क्या, इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है। ममता दीदी, सीएए देश का कानून है और इसे कोई रोक नहीं सकता, हम इसे लागू करके रहेंगे। वहाँ से आने वाले हिंदू बहनों भाइयों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका। गृह मंत्री शाह ने कहा कि 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाकर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 2026 में यहां बीजेपी सरकार बनाती है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए, तभी ऐसा हो पाएगा। जी हां, बहरहाल दोस्तों 2024 लोकसभा इलेक्शन में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, और क्या आप भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को अगले प्रधानमंत्री होते हुए देखना चाहेंगे? क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इस मुद्दे पर। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां चुनावी सीजन में मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला, 5 वर्ष तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के एक्सटेंशन पर लग गई मुहर। जी हां, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 5 साल के लिए बढ़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना, 81 करोड़ लोगों को होगा बेनिफिट। बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की सबसे बड़ी योजना के बारे में बहुत बड़ी अपडेट दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को केंद्र की मोदी सरकार ने अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। इस स्कीम का सीधा बेनिफिट, सीधा लाभ देश की 81 करोड़ से ज्यादा की जनता को मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि इससे केंद्र सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार आम आदमी के हित वाली इस योजना का लाभ देती रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत देश के नागरिकों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। वहीं अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। केंद्र के इस फैसले का लाभ 81 करोड़ से ज्यादा की आबादी को मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को जानकारी दी है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और 1 जनवरी 2024 से यह स्कीम 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों दुनिया की ये सबसे बड़ी स्क्रीन पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा जो ये मास्टर स्ट्रोक है, अगर आप भी मानते हैं कि भारत के गरीब लोगों के लिए वाकई में सोने पे सुहागा है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं जो जरूर कहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही ये फैसला लिया गया है। लेकिन दोस्तों आप क्या कहेंगे इस पर, आपकी जनता की क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आप क्या कहना चाहते हैं मोदी जी के इस फैसले को लेकर। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।